नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है हेल्थ शो पे। जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे तो शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही से काम करे। तो आज के हेल्थ शो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रोग हैं, जो भी उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको जब हम डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो डिपार्टमेंट को गैस्ट्रोलॉजी इन जर्नल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इन फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है। तो आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा, जो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी PGI-MER चंडीगढ़ से है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला और हमें आज जो जानकारी आप देंगे वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे देखने वालों के लिए। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि गैस्ट्रो से रिलेटेड हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं जो रोज़ की ज़िंदगी में देखी जाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की शुरुआत ओरल कैविटी से होती है। सो ओरल कैविटी पार्ट है और आगे बढ़ते जाएंगे तो हर अंग का नाम मैं बोलते जा रहा हूँ। सो फूड पाइप या एसोफेगस बोलते हैं, स्टोमक जहाँ पे जाके फूड जमा होता है, उससे आगे ड्यूोडेनम है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू कर जाती है और फिर रेक्टम। फिर बीच में इससे जुड़ी अनेक टाइप की ग्रंथियां हैं और ग्लैंड्स हैं। सो उस लीवर जिसको आप कहते हैं वो भी इससे आंतों से जुड़ी हुई होती है। उसकी डिफरेंट टाइप की जूसेज होती है, वो निकल के फिर आंतों में पहुंचती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। पेंक्रियाज ग्लैंड है, उससे जूस निकलती है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये दोनों दो बड़े बड़े ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जो स्टोमक और इंटेस्टाइन की वॉल में बरीड होती हैं, उसी की बाल में होती हैं, वहाँ से सिक्रेशन निकलती हैं। तो ये मोटे तौर पे है जो इसकी इंटेस्टाइन के आर्किटेक्चर है। और पूरी इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो मोटे तौर पे हम उसको 4 लेयर में स्टडी करते हैं। तो हर लेयर का अपना अपना काम होता है। जो अंदर का लेयर सबसे अंदर का लेयर है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। मोस्टली वो फूड को सेंस कर रहा होता है और फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो मोटे तौर पे इस ढंग से समझिए जी। और इससे आगे बढ़ते हैं तो इन जर्नल जो हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हम जर्नल भाषा में बात करें, लेमैन लैंग्वेज में, तो हम आमतौर पे घरों पर कहते हैं कि ये खाया था, जैसे आपने कहा कि इट स्टार्ट फ्रॉम आवर ओरल सिस्टम, तो खाया था इससे गैस हो गई, एसिडिटी हो गई। और आमतौर पे लोग क्या करते हैं, या तो घर ही से कोई नुस्खा उठा के उससे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, या तो आसपास किसी मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। ये कितना सेफ है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कॉमन लैंग्वेज में जिसको गैस एसिडिटी कहते हैं, मेडिकली हम लोग मेडिकल टर्म उसके लिए डिस्पेप्सिया यूज़ करते हैं। ये जनरल पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। और इसमें अगर आप घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं तो उसमें खराबी नहीं है। ये सिम्टम की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना होता है। उसमें स्टेप अप ट्रीटमेंट एक होता है जिसमें आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने अजवाइन यूज़ करते हो, या कोई कार्बोनेटिव मिक्सचर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग के। जैसे आप जीरा या दही जीरा यूज़ करते हो, या लस्सी को यूज़ करते हो जीरा के साथ। तो ये सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, ठीक काम करते हैं। लेकिन जो माइल्ड केसेज हैं उसमें अच्छा काम करते हैं। एक बार जब ये चीज़ें से अगर आपको आराम हो जाती है, आराम 2 ढंग से हो सकती है। एक तो टेम्पररी, परमानेंट आराम आ जाए, फिर कोई बात ही नहीं है। अगर कई बार होती है कि थोड़े समय के लिए आराम हो, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए, और फिर दोबारा से हो जाती है। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कब हमें है कि डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो उसको इन जनरल हम लोग एक वार्निंग सिम्टम कहते हैं या वार्निंग साइन कहते हैं। उसके हिसाब से हमें समझना होता है कि अगर वो वार्निंग साइन हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर हमें उसके साथ उल्टियाँ होती हैं जो कि बार बार हैं, एक बार उल्टी तो कभी भी हो सकती है इंसिडेंटल कॉजेज के कारण, लेकिन अगर उल्टी बार बार हो रही है
उल्टी में अगर कोई ब्लड आ रहा है, उसमें रक्त दिखता है, आपको लाल दिखता है, तब डॉक्टर के पास जाना है। अगर स्टूल उसके साथ बार बार जाना पड़ रहा है या स्टूल का कलर ब्लैक हो रहा है, उसके साथ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये सिम्टम बहुत फ्रीक्वेंट है, आप दवाइयाँ लेते हैं लोकल अपने घर की या घरेलू नुस्खे करते हैं, उपचार करते हैं और उससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वेट में कमी आ रही है, वेट में कमी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मोर देन, अगर 5% जो आपका बेसलाइन वेट था उससे 3 महीने के अंदर में अगर 5% से ज़्यादा कम हो गया या 6 महीने में 10% से ज़्यादा कम हो गया। जैसे किसी का वेट अगर 70 किलो है और 7 किलो से ज़्यादा वजन अगर कम हो जाता है 6 महीने के अंदर में या 3.5 किलो से ज़्यादा, तो वो अलार्म सिम्टम है, फिर वो जाना है। सो अभी मैंने समराइज करूंगा इसको कि अगर बार बार उल्टियाँ लगती हैं, अगर वेट लॉस होता है, पेन कंटिन्यूस चल रहा है, घरेलू नुस्खों से इलाज से आराम नहीं आ रहा है या ब्लीडिंग हो गई किसी ढंग से, तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। गैस एसिडिटी वाली बीमारी, ये बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया गया है कि किस वजह से अगर आप पीड़ित हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, घरेलू नुस्खे दोबारा लेना ज़रूरी नहीं है। ये हम चर्चा जो है ये इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं जिस पे हमें डॉक्टर साहब की राय चाहिए होगी। 8 जून 2023 से मेरे सबसे पहले दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में प्रारंभ हुआ और यह दर्द लगातार बना हुआ है। खाना खाने के बाद ये अधिक हो जाता है। कभी कभी भूख भी नहीं लगती है। वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। पेट की इंडोस्कोपी भी करा ली गई है, अल्ट्रासाउंड भी कराया, सीटी भी पेट की करा ली गई है। दर्द अधिक होने पर घबराहट होने लगती है और दुखन पूरे पेट में भी हो जाती है। तो इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए वीडियो बाइट में और जिसके उन्होंने टेस्ट करवाए हैं या कुछ हैं, तो आपका क्या राय है कि क्या इनको प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें ये कुछ चीज़ें इन्होंने बड़ी अच्छी बोली हैं, वो समझने वाली बातें हैं कि इन्होंने जो कुछ चीज़ें बताई हैं कि वजन कम हो रहा है, जो आम इलाज से या देसी इलाज से या घरेलू इलाज से चीज़ें नहीं इम्प्रूव कर रही हैं, सो ये वार्निंग साइंस हो गए। वार्निंग साइंस के बाद, वार्निंग साइंस होते ही डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर लक्षणों के आधार पे आगे की जांच का डिसाइड करते हैं। जो कॉमन जो जांच हम लोग यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं। आमतौर पे 90-95% केसेज में हमें इन चीज़ों से काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि समस्या कहाँ पे हो रही है। हाँ जी। कुछ चीज़ें फिर भी बच जाती हैं जिसमें कि ये सारे रिपोर्टों के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल या करीब करीब नॉर्मल आएंगे। कुछ छोटी मोटी समस्याएं दिखेंगी जो कि अनरिलेटेड होती हैं। सो उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो उसमें फिर हम कुछ डाइट कंट्रोल पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डाइटिशियंस होते हैं, वो कर देते हैं आजकल। और उसके अलावा कुछ दवाइयाँ देते हैं जो उनको सिम्टम कंट्रोल में हेल्प करती हैं। जी आजकल डॉक्टर सिन्हा, गॉल ब्लैडर रिमूवल एक बहुत आम टर्म हो गई है, इसके क्या रीजंस हैं और क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? गॉल ब्लैडर रिमूव करने की जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना है। सो गॉल ब्लैडर में स्टोन किसी को भी हो सकता है। जनरली द रिस्क जो गॉल ब्लैडर स्टोन की होती है वो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क ज़्यादा होती है। फैमिली में अगर मदर को या फादर को पहले से गॉल स्टोन की हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन को उसकी रिस्क ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है स्टोन की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे 20 ईयर्स में अगर 1% की पॉसिबिलिटी है गॉल स्टोन की, सो जब वो 70 ईयर्स प्लस होंगे तो उनकी ऑलमोस्ट 6 to 8% पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो गॉल स्टोन गई। ये इस कारण से होती है कि समय के साथ आंतों की, गॉल ब्लैडर की, सबकी मोटिलिटी स्लो होते जाती है। तो जैसे स्ट्रेसिस होता है, खाना रुकता है या जो जीआई में सिक्रीशंस हैं, बॉडी की सिक्रीशंस वो रुकती हैं, तो वहाँ पे स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए वो रिस्क बढ़ता जाता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, कुछ ब्लड की बीमारियाँ हैं जिसमें सेल टूट जाते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। स्फेरोसाइटोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारे ब्लड सेल्स की नॉर्मली एक लाइफ होती है 90 to 120 डेज, तो वो शॉर्टेन हो जाती है। सो उसमें फिर पिगमेंट प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हमारे पिगमेंट स्टोन उससे बन जाते हैं।
कई बार होती है कि हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन होगा वो गॉल ब्लैडर के थ्रू निकलता है, पित्त के साथ निकलता है जी। तो उससे भी रिस्क बनता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, बट 90% केसेज में हमें कोई रिस्क फैक्टर मिलता नहीं है। सो हम उसको इडियोपैथिक या जेनेटिक फैक्टर से उसको कहते हैं। उसके लिए है कि बाइल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जो उसमें जो चीज़ें हैं उसको डिजॉल्व स्टेट में रखती है। सो उन दोनों का इम्बैलेंस जब होता है तो उसके कारण बाइल पिगमेंट और बाइल एसिड का इम्बैलेंस अगर होता है तो उसके कारण स्टोन बनता है। तो वो जेनेटिक फैक्टर से जनरली होते हैं जी। इसी तरह एक टर्म है पेप्टिक अल्सर, इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये किन कारणों से होती है? पेप्टिक अल्सर आम बीमारी है। पेप्टिक अल्सर उसको कहते हैं, दो टर्म्स हैं, पेप्टिक और अल्सर। अल्सर का मतलब ये होता है बेसिकली कि कहीं भी जो अंदर की लाइनिंग है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, तो वो अगर टूट जाए जी। और उस लाइनिंग के ब्रेक का साइज, मतलब कि जो टूटा है उसके साइज 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, हम उसको अल्सर कहते हैं जी। सो उस अल्सर के होने के कारण क्या है, जो कॉमन है ये अल्सर का साइट है वो स्टोमक एंड डियोडनम, ये दोनों कॉमनेस्ट साइट हैं। सो यहाँ पे जो अल्सर बनता है वो उसको एसिड पेप्टिक डिजीज कहते हैं। तो इसके लिए एसिडिटी जरूरी है, और पेप्सिन एक सब्सटेंस होती है, एक चीज होती है, एंजाइम है ये हमारे शरीर में होती है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। तो ये पेप्सिन तभी काम करती है जब एसिड होता है। तो स्टोमक में एसिड नॉर्मली होता है क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया चला जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करता है वहाँ पे। सो वो दैट इज वन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पेप्सिन है वो भी काम नहीं करेगा अगर एसिड नहीं होगा, क्योंकि वो pH 5.5 के नीचे ही काम करता है, उसके लिए एसिड होना पड़ेगा। और पेप्सिन जरूरी है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। तो इसलिए ये सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मिकोजा में ब्रेक हो जाए, किसी भी कारण से इंजरी हो, मैकेनिकल इंजरी हो जाए या केमिकल इंजरी हो जाए या कोई बैक्टीरिया रिलेटेड इंजरी हो जाए, तो फिर वो वहाँ पे अल्सर बन जाती है और ये एसिड और पेप्सिन उसको हील नहीं करने देगा। तो वो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर कहते हैं उसको। तो इसको हील करने के लिए दो तरीके कॉमन जो हम लोग करते हैं कि उसको एसिड को कम कर देंगे। सो एसिड कम करते ही पेप्सिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी और फिर वो अल्सर धीरे धीरे करके हील कर जाता है। तो ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ब्रॉडली उसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक जो है कि इन्फेक्शन रिलेटेड है, और जो इन्फेक्शन इसको मोस्ट कॉमनली कॉज करता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। सो अगर इन्फेक्शन हो तो उसके कारण अल्सर का रिस्क, स्टोमक या डियोडनम में अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है जो ड्रग रिलेटेड हैं, जैसे कि हम लोग जो आम भाषा में NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कॉमनली आप डिस्प्रिन कहते हैं, डिक्लोफिनाक, वोवरन, पेन किलर मेडिसिन हैं। सो नॉन नार्कोटिक पेन किलर मेडिसिन हैं। तो उसके कारण होती है। कुछ अन्य दवाइयां हैं उससे भी अल्सर की टेंडेंसी होती है। सो उससे अगर कोई छोटी सी भी इंजरी हो जाए तो फिर बाद में वो चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी बंदे को किसी और वजह से क्रिटिकल इलनेस हो गई, जैसे अगर उसको सीवियर निमोनिया हो जाए, जैसे उसको सीवियर मलेरिया हो जाए। सो कोई भी क्रिटिकल इलनेस स्टोमक पे एक स्ट्रेस देता है। सो उस स्ट्रेस सिचुएशन में उससे है कि वो उसकी जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इम्पेयर हो जाती है। सो उसमें है डिफेंस मैकेनिज्म इम्पेयर हो गई, सो फिर उसको अल्सर बन सकता है। तो क्या ये जो अल्सर है ये कैंसरस भी हो सकता है? कितने चांसेस? दोनों चीजें अलग अलग हैं जी। जो अल्सर है, जो कॉमन अल्सर्स होते हैं, डियोडनल अल्सर कैंसरस नहीं होता है। रूल ऑफ थंब वही है कि डियोडनल अल्सर कैंसरस नहीं होते कभी भी। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कैंसरस हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन उस ढंग से नहीं होती है कि इसको अल्सर है तो फिर 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने के बाद वो कैंसर बन जाएगा। जो कैंसर वाले अल्सर होते हैं अलग होते हैं, लेकिन है कि उसके लिए स्किल्ड डॉक्टर और स्किल्ड रेडियोलॉजिस्ट या इमेजिंग वाले बंदों की जरूरत होती है
कि क्योंकि कई बार अनस्किल्ड हैंड में वो दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं। सो कोई उसको मिस्टेक कर सकता है कि जो एक्चुअली कैंसर है उसको अल्सर रिपोर्ट कर दे और अल्सर को कैंसर करके रिपोर्ट कर दे। बट उसकी अपनी क्राइटेरिया है, एक्सपर्ट हेड में ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है, तो जो गाइडलाइन हमें बताती है, जो इंटरनेशनल पब्लिश गाइडलाइंस हैं, उसमें वो कहती हैं कि जब स्टोमक में अल्सर होती है तो हर समय ही हमें उसकी बायोप्सी लेनी होती है। बायोप्सी क्या चीज़ है? बायोप्सी एक छोटी सी निडल जैसी चीज होती है, बायोप्सी फॉरसेप। उससे हम एक बहुत ही बारीक सा टुकड़ा, करीब 4-5 मिलीमीटर का टुकड़ा वहां से कट करके निकालते हैं। उसमें कोई रिस्क नहीं होती ब्लीडिंग की, और पेशेंट को कोई वो पेन सेंसिटिव एरिया नहीं है जहाँ की पेन होगा। ये एंडोस्कोपी का पार्ट एंड पार्सल है। सो जब भी स्टोमक में अल्सर होता है हर समय ही हम बायोप्सी लेते हैं। तो उसमें अगर कोई मिस्टेक अगर अदरवाइज भी हो कि अल्सर वाले को कैंसर वाले को अल्सर वाले को कैंसर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे वो पकड़ी जाती है। ड्यूरनल अल्सर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ड्यूरनल अल्सर तो नॉन मैलिग्नेंट ही होता है, उस कैंसरस नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो रूटीन में अल्कोहल का यूज़ है या स्मोकिंग, सिगरेट का यूज़ है, तंबाकू का यूज़ है, इसका कितना असर होता है गैस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। सो अगर स्मोकिंग करते हैं तो उससे एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। जो अंदर की जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें बाइकार्बोनेट सिक्रीशन है, अंदर की म्यूकस लेयर होती है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। वो सारी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे, वो सारी इम्पेयर होती है। सो वो काफ़ी रिस्क फैक्टर है। सिमिलरली जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। सो वो अंदर की जो हमारी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को उसको इम्पेयर करती है और एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देती है, म्यूकस को डैमेज करती है और बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देती है। सो उससे उसका रिस्क बढ़ जाता है। सो ये दोनों में ही बड़े स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जो एक होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें कि अल्सर जैसी ही चीज होती है। वो स्टोमक या ड्यूरनम में नहीं होती है, वो इसोफेगस या फूड पाइप में होती है। अभी जैसे मैंने पार्ट के तौर पे आपको बताया कि माउथ से फूड जाती है, वो इसोफेगस में। तो जो स्टोमक की लाइनिंग है, अंदर की लेयर है, वो ऐसी बनी हुई होती है कि एसिड को टॉलरेट करेगा। वो एसिड से उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो फूड पाइप या इसोफेगस की लाइनिंग है, वो ऐसी नहीं होती है कि वो किसी भी अमाउंट में एसिड को टॉलरेट कर सकती है। सो जब हम स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो जो स्टोमक की एसिड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वो फूड पाइप में है। उससे गले में जलन हो सकती है, छाती में जलन हो सकती है, पेट के ऊपरी हिस्से में पेन हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। सो खून की उल्टी लग सकती है, लैट्रिन में खून जाता है जिसको मेलेना कहते हैं, या ब्लैक स्टूल हो सकता है। वो स्मोकिंग से भी हो सकता है और अल्कोहल से भी होता है। तो ये तो बड़ी ही खतरे वाली चीज होती है। सो इसको किसी भी ढंग से माने इससे बचना ही उचित है। जी। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसको आमतौर पे कहा तो यही जाता है कि वो बहुत एक एज के बाद होता है, पर ये क्या बच्चों में भी होता है, बाय बर्थ भी हो सकता है? हर्निया एक डिजीज है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे समझ से आप हाइटस हर्निया की बात कर रही हैं, क्योंकि हर्निया का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी जगह से अगर आप कोई भी विसरा या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं खिसक के कोई ओरिफिस के थ्रू चला जाए, तो उसको जनरली हर्निया कहते हैं। जो अगर आप किसी सर्जन से बात करेंगे तो आमतौर पे ये इंग्वाइनल या फीमोरल हर्निया कहते हैं। वो हमारी ग्रॉइन में जो जांघ वाली जगह पे है, वहाँ पर एक स्वेलिंग के तौर पे आ जाती है। कई बार अपने आप कम हो जाती है, कई बार फिर वापस से बन जाती है। सो उसको रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। वो कॉमन है, ओल्ड एज में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो जाती है, जैसे जैसे मसल वीक होता है। सो वो एक अलग चीज़ होती है। बट जब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बात करते हैं, सो वो हाइटस हर्निया एक चीज होती है। सो वो स्टोमक और इसोफेगस के जंक्शन पे एक एंगुलेशन होती है, जिसको एंगल ऑफ हिस के नाम से हम लोग जानते हैं। वो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी स्टोमक का कंटेंट कभी भी फूड पाइप में नहीं आना चाहिए। सो वो एंगल खत्म हो जाती है और स्टोमक का एक छोटा सा हिस्सा चेस्ट के अंदर में आ जाता है। तो उसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। उससे क्या होता है कि स्टोमक में
गाहे बगाहे दबाव पड़ता रहता है। क्यों पड़ता रहता है? क्योंकि जब हम बेंड करते हैं, हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं, तो स्टमक का प्रेशर अपने आप पॉजिटिव होता है, प्रेशर बढ़ता है। फिर वो क्या होगा कि उसके साथ खाना ऊपर जाता है फूड पाइप में, और अपने साथ एसिड भी लेके जाएगा, फिर फूड पाइप में उसकी इंजरी करेगी, जैसे पहले मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। तो उससे काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। सो वो हाइटस हर्निया एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए, जो कि ज़्यादा सीवियर हो सकती है नॉर्मल पेशेंट से कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिसको कि हाइटस हर्निया नहीं है, और ये जब होती है तो रेकरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। मतलब दवाइयाँ लेंगे, थोड़ा सा आराम आएगा, और जैसे दवाइयाँ आप छोड़ेंगे फिर से वापस शुरू हो जाती है। रेकरिंग है ये। हाँ जी जी। तो गैस्ट्रो के लिए जनरली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा इतना लोगों को पता नहीं। जनरली यही सोचा जाता है कि डाइजेशन की कोई गड़बड़ है तो वही एक बेसिक एक दो चीज़ें। तो आप कोई एक ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स को, सुनने वालों को देना चाहेंगे कि क्या सिम्टम्स, क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कब डॉक्टर को कैसे कंसल्ट करना चाहिए? इसको अलग अलग स्टेप में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला तो एक बार तो बात है जो हमने वार्निंग सिम्टम्स की बात कर ली कि कभी भी अगर सिम्टम्स इंट्रैक्टेबल हैं, परसिस्टेंट हैं, जो आम घरेलू इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस मैंने बता दिया सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं, 5% ऑफ योर बेसलाइन वेट इन 3 months और 10% इन 6 months, उससे ज्यादा वेट लॉस हो जाता है तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी, एक बार भी, ये जरूरी नहीं है कि बार बार, अगर खून की उल्टी हुई है या लैट्रिन में खून 2 तरीके से आता है, या तो लाल हो सकता है या काला हो सकता है। इन दोनों सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर फीवर रह रही है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खान पान कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके कर रहे हैं, वो अलग चीज होती है, उसको इंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं। जी। जो अनइंटेंशनल वेट लॉस अलग चीज होती है, तो फिर हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कोई भी वार्निंग सिम्टम है, फिर आपने घर पे नहीं बैठना है, आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। वन मोर थिंग, ब्लीडिंग पाइल्स में भी होती है, सॉरी टू इंटरप्ट, तो उसको कितना कनेक्ट कर सकते हैं? उसको ब्लीडिंग पाइल्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम है कि पाइल्स कॉमन है। पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है, 2 चीजों का होती है उसमें। एक तो पाइल्स की ब्लीडिंग हर समय ही फ्रेश ब्लड होता है, सो वो कभी क्लॉटेड नहीं होगा, कभी ब्लैक नहीं होएगा। वो हर समय ही रेड ब्लड आ रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूल से सेपरेट आएगा। स्टूल से सेपरेट कैसे हम रियलाइज करते हैं? व्हेन यू सी इन द पॉट, देन यू सी स्टूल सेपरेटली येलो कलर्ड एंड द ब्लड इज सेपरेटली रेड कलर। सो देन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमोरॉइडल ब्लीड। एंड हेमोरॉइड्स के साथ पेन नहीं होता है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ। हेमोरॉइड्स में पेन नहीं होता है, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल। अगर वहां पे कभी क्लॉट पड़ जाए तो पेन होता है, लेकिन अदरवाइज नहीं। हेमोरॉइड के साथ अगर फिशर भी हो जाए तो पेन हो सकता है, लेकिन हेमोरॉइड पर से दे आर नॉट पेनफुल। सो वो चीजें होती हैं, तो फिर वो दिखाना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग टाइप की थेरेपी है, कई बार मेडिकेशन से भी ठीक होती है, कई बार स्टूल सॉफ्टनर दे देते हैं, कई बार लोकल में इंजेक्शन देते हैं, कई बार वहाँ पे बैंड अप्लाई करते हैं, और अगर एडवांस हो, ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स कहते हैं, फिर उन्हें काट के उसको निकालना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। और कुछ चीजें हैं, जैसे कई बार लेजर से है, कई बार क्रायोथेरेपी से भी करते हैं, तो वो सारी चीजें भी होती है हेमोरॉइड्स के लिए। बट हम लोग थोड़ा मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हट गए हम लोग। सो उसमें है कि जो हेल्दी रहने के लिए हमारी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो उसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सो क्वांटिटी का मतलब है कितना खाना है, कितना खाना है। तो अगर आपको एक्सेस है स्किल्ड डाइटिशियन के लिए पास, तो वो आपको बता देंगे कि कैलोरीज आपकी कितनी होनी चाहिए। सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ कैलोरीज, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सो कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो आप अनाज खाते हैं, वो मोस्टली चावल, रोटी, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फैट का मतलब जो आप घी, तेल, हाँ, चाहे तो आप जिस टाइप के भी तेल की बात करें तो वो ऑयल है। प्रोटीन को जनरली हम एनर्जी के तौर पे नहीं काउंट करते हैं, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। सो वहां से कैलोरीज, तो हमें एक तो टोटल कैलोरीज वो हमारी
हाइट पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली जो बंदे टॉल हैं, कोई 6 फीट 5 इंचेस का है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कंपेयर टू समबडी हु इज़ 5 फीट। सो इनडायरेक्टली इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो अपने रीजन में जो है कि फीमेल्स की जनरली हाइट few inches कम होती है मेल से, so males will require slightly more calories compared to females. There is no gender discrimination in that, but just this is height, this is correct. This is how you calculate calories. So there are formulas for correcting that. So one is कि आपकी total calories नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2% भी ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो तो over the years it will translate into fat. And your body weight will increase and fat will get accumulated in your body. There are certain areas where fat especially get accumulated. That is in the belly areas, in the hip areas, sometimes in the shoulder areas. So one should always keep a record of his or her own weight. And कई लोग हमारे पास आते हैं जो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब एक दिन मेरा वेट 56 किलो था, दूसरे दिन 58 किलो था, तीसरे दिन 54 किलो था। सो ये ऐसा होता इसलिए है, दो रीजन है इसके। एक है कि आप एक ही स्केल आपको यूज करना है, और आज के ज़माने में इट इज़ ऑलवेज, मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आप डिजिटल स्केल यूज करें, क्योंकि एनालॉग स्केल में एक पैरेलैक्स एरर होती है। सो आप झुक के देखेंगे तो आप 2 किलो का फर्क ऐसे ही पड़ जाता है। सो इसीलिए डिजिटल स्केल यूज करना है। दूसरा है कि आप अपना पर्सनल स्केल ऑलवेज यूज करें, उससे ट्रेंड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 56 है, उससे ज्यादा जरूरी है कि पिछले 6 महीने में आपका वजन चेंज हुआ या नहीं हुआ। सो अगर आप पहले 50 थे और 56 पहुंच गए, उसकी अलग मीनिंग होती है, या आप 65 थे और आप 56 पहुंच गए, उसका अलग मीनिंग होती है। सो ट्रेंड इज मच मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू वन आइसोलेटेड वैल्यू। सो वेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट गाइड होता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें टोटल कैलोरी ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा होगी तो आपका वेट बढ़ता जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपका स्टेबल रहेगा। सो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट गाइड है कि आपका वेट स्टेबल रहना चाहिए, +- 2 kg 3 kg के रेंज में स्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज होता है कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। सो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड में 2 पार्ट होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। तो इसकी एक रेशियो होती है, उसी रेशियो पे हमें चलना होता है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज मेजर चंक होती है। सो वो 40-60% कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, 20% 10% फिर प्रोटीन और फैट के लिए। उसके अलावा दूसरी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो जैसे आयरन है, विटामिन्स है, विटामिन में फैट सोल्युबल हैं, वाटर सोल्युबल हैं, तो वो सारी चीजें लेनी होती है। इन जनरल रूल ऑफ थंब आई एम टेलिंग यू कि फैट ऑलवेज कम रखना बेटर होता है। बड़ा टेम्पटिंग होता है कि फैट के इंटेक को बढ़ा दें, क्योंकि फैट से पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, टेस्ट बढ़ता है फूड का। सो जितना भी आप देखेंगे फास्ट फूड काउंटर्स पे फास्ट फूड चीजें बनती है, वो सारी फ्राइड होती है, एक्सेस ऑफ फैट होता है। सो एक्सेस फैट वाली चीजें, फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड चीजें जिसमें बहुत है, उसको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लेते हैं तो कम मात्रा में कोशिश करें लेने की। दूसरी होती है जो ऑलवेज ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड, जो ग्रीन सैलेड है और ग्रीन वेजिटेबल है। कई बार सैलेड में क्रीम डालते हैं। जब मैं सैलेड की बात कर रहा हूँ तो वो क्रीम वाली सैलेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेश सैलेड और फ्रेश फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। सो ये हर समय ही पार्ट होना चाहिए डाइट का। दूसरी है कि ये अभी हम लोग चंडीगढ़ में बैठकर बातें कर रहे हैं, पंजाब का कल्चर है घी, दूध, मक्खन अच्छा फूड है, लेकिन अमाउंट पे ध्यान करना है। ठीक है। कर्ड एनी डे इज वेलकम। इस पार्ट वर्ल्ड दुनिया के इस हिस्से में लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की एक चीज होती है। सो फूड में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, वो इस पार्ट में काफी कॉमन है। तो जब भी हम मिल्क लेते हैं, एक टेंडेंसी होगी कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, स्टूल लूज भी हो सकता है, पेट में गैस होगी, गुड़गुड़ की आवाज आएगी, बुलबुले से बनेंगे।
सो वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे 60% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस है। जी जी। ये लैक्टोज की बात डॉक्टर सिन्हा करना चाह रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम अभी चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आज के लिए आपने जो वाइंड अप किया है फूड हैबिट्स और हमारी लाइफ में जो हम चेंजेस ला के बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में डॉक्टर साहब ने सब समझाया है। आज के लिए इतना ही। फिर से डॉक्टर साहब आपको बुलाएंगे स्टूडियो में, बचे हुए टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।